बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू बेबाक शो। GNN चैनल पर सईद कादी और ग़ुलाम हुसैन आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। नाज़रीन, आपकी खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। और ये भी रिक्वेस्ट कि अपनी क्रिटिसिज्म हो, अटैक्स हो, कुछ भी हो, शाइस्तगी के दायरे में, तहज़ीब के दायरे में अपनी आरा हम तक ज़रूर पहुँचाएँ, सोशल मीडिया पर या जो भी आपके पास मीन्स है, तो हम उससे ही सारा कुछ सीखते हैं। और जिसके पास जो स्कैंडल है, खा मौजूदा हुकूमत का है या साबका हुकूमतों के है, लेकिन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ, लेकिन अफराद नहीं, अदारे उसमें मुलव्वस हों, प्राइवेट अपनी लड़ाइयाँ जड़ियाँ ना वो साढ़े जरिए ना लड़। वेलकम टू दी शो। जी काजी साहब। जी साहब, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, ज़ाहिर है आज की सबसे बड़ी डेवलपमेंट PTM के हवाले से जो मौक़िफ़ आया है पाकिस्तान फ़ौज का और हमारे जो ISPR के हेड हैं, उन्होंने जो बातें उन्होंने की, उसमें सबसे अहम बात यह है कि उन्होंने बाकायदा इवेंट्स का नाम लेकर, लोगों का, फरीकैन का नाम लेकर बताया गया है कहाँ कहाँ से पैसे लिए गए हैं, कहाँ से किस किस की मुलाकात हुई है। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि जहाँ तक ग्रीवियंसेस का ताल्लुक है, आए हमसे बात करें, हमें लिस्ट दें और बताएं कौन कौन से लोग मिसिंग हैं। मगर यह है कि क्या आपकी जो फंडिंग है, क्या वो अफगान इंटेलिजेंस से आ रही है, रा से आई, बल्कि आ रही है? तो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया और अब मीडिया ये देख रहा है और कौम ये देख रही है कि ये तमाम इल्ज़ामात के जो एविडेंस हैं वो रेलेवेंट फोरम पर भी आए, मीडिया में भी आए, और जो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, ये इस पे हम खास तौर पे बात करेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी। मगर इसके साथ साथ इस वीकेंड पे एक इंतहाई अहम खबर आई जो मैं ज़रूर हम शेयर करेंगे आपके साथ। वो खबर ये थी कि जनाब, दिन को तो आग बरसती है इनके मुंह से। आप देख लें, मरियम औरंगज़ेब साहबा हों, मुशाहिदुल्लाह खान साहब कहीं बोल रहे हों, कोई और, मगर पता ये चला है कि रात के अंधेरे में खास तौर पर नवाज शरीफ साहब की फैमिली की एक इंतहाई आम नॉन पॉलिटिकल शख्सियत जो है, वो इमरान खान से रब्ता करके कहा जाता है कि जी रहम की अपील की जा रही है, छोड़ दें वो। और साथ पीपल्स पार्टी के हवाले से भी यही बात सामने आई कि दिन को तो हम देख रहे होते हैं जिस तरह हमारे बिलावल भुट्टो साहब बोलते हैं और आज क्या क्या गुफ्तगू हुई, मगर रात को इन्हीं के कोई स्टाल वार्ड जो है वो राब्तों में होते हैं। तो ये क्या खेल चल रहा है? क्या ये डबल गेम हो रही है, ऊपर कुछ नीचे कुछ, और क्या मामला? और फिर इसके साथ जाहिर है इमरान खान को तो स्ट्रेंथ और मिलेगी, मगर जो इमरान खान साहब की वीकनेस है सबसे बड़ी जो सामने अभी तक आ रही है वो महंगाई की है। अभी महंगाई के हवाले से बड़ी खबर आने वाली है कि 14 रुपए 37 पैसे इजाफे का ओगरा ने सजेस्ट किया है गवर्नमेंट को, फाइनेंस मिनिस्ट्री बताएगी। पेट्रोल की कीमतों में इजाफा और फिर डीजल की कीमतों में इजाफा, हाई स्पीड की, और ये सारे का सारा अवाम पर ट्रांसफर होता है। तो मेरे ख्याल में ये अपोजिशन तो इस काबिल रही नहीं कि इस पे इशू बना सके। इनके तो अपने बड़े जाती इशू हैं। आज क्या कहते हैं जरदारी साहब कि जनाब या नैब चलेगी या मैशत चलेगी। अब मैशत से मुराद पता नहीं क्या है कि वो जो है वो जो मजीद साहब की मैशत चलेगी, या वो जो ग्रुप है जिसके अकाउंट्स निकल रहे हैं उनकी मैशत चलेगी, या बेनामी अकाउंटों की मैशत चलेगी। ये क्या मामला है, इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ एक और अहम डेवलपमेंट जो है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। साद रफीक साहब और सलमान रफीक साहब शिकायत कर रहे हैं पहली दफा, किससे? अपनी लीडरशिप से। सर्द मेहरी है, आप हमसे बात नहीं करते। तो क्या जो मुस्लिम लीग नून एक डिसरे का शिकार हो गई है? उसके इंतहाई बड़े सपोर्टर जो इतने आगे तक फ्रंट फुट पर जाके खेलते रहे हैं नवाज शरीफ साहब के दिफा में, आज वो और सलमान रफीक साहब कह रहे हैं कि जनाब हमारे लोगों को शामिल भी नहीं किया जाता, बुलाया नहीं जाता। तो क्या ऊपर NRO के लिए जो कोशिशें मुबैना तौर पर हो रही हैं, नीचे की सेकंड टियर को नजरअंदाज किया जा रहा है? और थोड़ा सा सोचने का मकाम मरियम औरंगजेब साहबा के लिए भी है कि ये ऊपर से निकल गए तो आप किसके सहारे यहां रहेंगे? ये खेल है, इस पर हम बात करेंगे। और भी बहुत सी खबरें हैं नाजरीन। और इंपॉर्टेंट खबर ये है कि रोजाना एक र्यूमर चल रही है, अब $8 बिलियन की चल रही है। इस्लामाबाद में र्यूमर गर्दिश कर रही है कि जनाब डील हो चुकी है, और ये बात सारा काम वहां पे जो शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं, 8 बिलियन देने को तैयार हैं। इस पे बात करेंगे। और नाजरीन, और भी बहुत सी चोई साहब के पास खबरें हैं। और हाँ, ताइयों के हाथों बच्चे आज फिर मर रहे हैं। आज फिर एक बच्ची 8 साल की कराची में वो मारी गई। कोई उसके वाली वारस नहीं, कोई उसका यानी शोई करने वाला हो भी कैसे सकती है जब आपने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया। यहाँ अताई बिठाए हुए, पंजाब हो, सिंध हो, हर जगह पे, और सिवाय अपने अकाउंट्स बनाने के कोई काम नहीं होता रहा। चौधरी साहब, आपकी तरफ बढ़ता हूँ। ये फरमाइए कि ये एक तो खबरें भी होंगी यकीनन, उसकी तरफ भी आएंगे, मगर आज ये जो PTM वाला मामला हुआ है, इसमें तो बिल्कुल बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। और उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि यहाँ अफगान इंटेलिजेंस के पैसे चल रहे हैं,
यहाँ पे उनकी इंडियन डिप्लोमेट से मुलाकात हो रही है, यहाँ पे जो है वो अपना रॉ से फंडिंग आ रही है। तो ये तो बड़े संगीन इल्ज़ामात हैं। ये क्या हम उसी तरफ जा रहे हैं जिस तरफ वो नैब का मामला हुआ था? नहीं, वो तो इसमें कोई शुबा ही नहीं है कि दुश्मन ने उनका जो स्वामी है, वो सुब्रमण्यम स्वामी जो था इंडियन बीजेपी पार्टी का, रूलिंग पार्टी का, उसने कहा कि हमने खुदा न खासा पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े करने हैं। टुकड़े टुकड़े तो होंगे उनके, और 36 और वो उन्होंने फंडिंग की है, उन्होंने असला दिया है, उन्होंने हर तरह की सपोर्ट दी है। पाकिस्तान को बैन अवी तौर पर आइसोलेट करने की कोशिश की है। पाकिस्तान के अंदर मुनाफरत, नफरत और एक दूसरे को गला काटने की तरकीब दी है, इसमें कोई शुबा नहीं। अगर आर्मी के तर्जमान जो है, देखे वो गपशप नहीं करते, वो किसी टॉक शो में नहीं बैठे हुए कि वो अपना। ये सिविल सोसाइटी बड़ा शोर मचाती है, और हम भी ह्यूमन राइट्स के बड़े जो हैं वो हम तो कहते हैं तबकाती राइट्स भी होने चाहिए। ह्यूमन राइट्स का तो खैर एक अजीब ही ड्रामा लगा हुआ है, मगर ये इनके सुन लें जो जनरल साहब ने लगाए हैं, तो किसके जवाबात दे दें आप। और हम और जनरल साहब से भी कहेंगे कि ये सबूत अदालत में पहले तो सुने ना, ये वो सवालात क्या उठाया उन्होंने, सुनाएं जी। 2018 को एनडीएस ने इनको एहतजाज जारी रखने के लिए कितने पैसे दिए, कहाँ दिए और वो कहाँ है? इस्लामाबाद में धरने के लिए रा ने इनको कितने पैसे दिए, किस तरीके से पहुंचे और कहाँ इन्होंने इस्तेमाल किए? 8 अप्रैल 2018 को जो कंधार में इंडियन कौंसलेट है, उसमें मंजूर पश्तीन का कौन सा रिश्तेदार था जो उस कौंसलेट में गया, उससे मुलाकात हुई, उस साथ एक दोस्त भी था, कितने पैसे दिए और वो पाकिस्तान कैसे है? 8 मई 2018 को जो जलालाबाद का इंडियन कौंसलेट है, उसने तोरखम पे जो प्रोटेस्ट रैली थी उसके लिए कितने पैसे दिए? मोहम्मद इस्माइल बोन जोंदोन टीवी का पीटीएम से क्या ताल्लुक है, ये भी बताएं। और मई 2018 में इंडियन डिप्लोमेट्स ने कितने डॉलर दिए, किस लिए दिए और कैसे आप तक पहुंचे? हवाला हुंडी के जरिए अफगानिस्तान और दुबई से कितना पैसा आ रहा है, ये बताएं ज़रा। हाजी मीर अफगान साफ़ी काबुल में और नसीब ज़ादरान दुबई में, इन दोनों का आप लोगों के साथ क्या ताल्लुक है? 31 मार्च 2019 को अरमान लोनी के चहलम और पेशावर के जलसे के लिए एनडीएस ने आपको कितने पैसे दिए, कैसे आपके पास पहुंचे और कैसे आपने इस्तेमाल किए? ये लर और बर से क्या ताल्लुक है इनका? बात तो 3 डिमांड्स की हो रही थी ना, लर और बर का नारा कैसे लगता है? और मशल खान टक्कर कनाडा से काबुल क्यों आया है? और पीटीएम से और बलोच जो लैदगी पसंद है, उनके साथ इनका क्या कनेक्शन है, इस बात का? अच्छा, आप देखिए चौधरी साहब, ये बड़े एलेबोरेट सवालात उन्होंने उठा दिए हैं। हम इनकी विरासती के बारे में कुछ नहीं कह सकते, वो ये तो अदालतों के सामने जाएंगे। इसके बाद हमें विरासती की क्या जरूरत है? किसी बुनियाद पर अदालत ने फैसला करना। चौधरी साहब, मैं और आप अदालत नहीं, अदालत में तो मुल्ज़िम होंगे। जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बैन की थी नैब, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में गया था और सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा उसको एंडोर्स किया था। आपको पता किस किस्म की गाली गलौज पर मबनी नारे, ये बात है, और ये उन्होंने कहा है, अगर हो सके तो सुनाएं। नहीं, उन्होंने खुद बोल दिया आज जनरल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला, भाई ये क्या नारा है, उन्होंने खुद कहा है। अब सवाल ये है कि मैंने जो सवाल उठाया जब बीपर हो रहा था हमारा जीएनएन पे, मैं इस तरह के नारे नहीं चलवा सकता। साहब मेरी बात तो सुने ना, आप चलाना चाहते हैं। मैं ये कह रहा हूं चलाने को छोड़ें, मैं और बात करूं। मैं जब बात ये कर रहा हूं कि बात ये है कि भाई आप अपने ग्रीवेंसेस की बात करें, या आप ये बताएं कि क्या आज तक इसमें कुछ लेफ्ट के लोग भी शामिल थे। मैं हमेशा एक सवाल उठाता हूं, यार क्या सिर्फ महरूमी जो है वो पश्तूनों में है, पंजाबियों में नहीं है, सिंधियों में नहीं है, हर जगह पर तो काट के रख दिया हमें। तो ये अब ये नेशनल क्वेश्चन बनाना चाहते हैं। पहले भी नेशनल क्वेश्चन के जरिए हमने बेपनाह मूवमेंट्स के गले काटे हैं, खत्म किया उनको। और वहीं जिस तरह अब ये MQM थी, फारो होगी ना, जेन्युइनली बनी, लोग पीछे गए उसके, लेकिन आज खत्म हो गई है। तो ये है इशू मेरे ख्याल में। और फिर ये कि आपके नारे क्या हैं, आपने कभी मेहनत कशों की बात की है? आपने ये बात की है कि यार वहां पे राइट्स नहीं किसी के मिल रहे, सिर्फ पश्तूनों के राइट, मैं कहता हूं सबके राइट्स डिनाई होते हैं, मगर ये क्या, जिसे कहते हैं ना, देयर इज मेथड इन दिस मैडनेस, ये लगता है। ये मैं बात कर रहा हूं। अब यू आर ड्राइविंग एट व्हाट? मैं ये कह रहा हूं कि उनकी जो इंटेंशंस हैं वो क्या है, क्या वो जो है पीटीएम जो दुश्मन के हाथों में खेल रहा है, उनसे पैसे ले रहे हैं, जैसे कि तर्जमान ने कहा है। मुझे तो कोई डाउट नहीं है जो वो कह रहे हैं, क्योंकि उनके पास एविडेंस ना हो तो वो बात नहीं करते। और बिलावल साहब को आप समझाएं जी कि वो क्यों इन लोगों, बिलावल साहब को क्या समझाऊं? उधर वो कहते हैं उनके स्टालवार्ट जो है रात को जो इमरान खान से मिल रहे होते हैं, और इस तरह थोड़ा ही होता है। ये तो फिर ब्लैकमेलिंग हुई ना। क्या तो और क्या हो रही है? उन्होंने जो आज ये आपको कहा है कि जनाब हम आप आज
बिलावल भुट्टो का और जरदारी साहब का मैसेज क्या गया है आपकी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में कि भाई अगर आप इस इशू पे हमारी मदद चाहते हैं तो नैब बंद कर दें, नैब के केसेस खत्म कर दें। नैब तो यही कह रहे हैं ना वो। मैं आपको बता दूं ना, नैब तो इनके चचा जान भी बंद नहीं कर सकते, प्राइम मिनिस्टर भी बंद करना चाहे तो नहीं कर सकते। क्यों? पूरा मुल्क इस पर मुतफिक है कि हमारी 2 वक्त की रोटी जो अगर छीनी गई है ना इस बदजुबानी के अफरीद के जरिए, ये चोरी डाके मैसेज उन्होंने यही दिया हाँ। कि जी अगर आप हमारी सपोर्ट इस इशू पे चाहते हैं तो ये जो नैब आप बंद कर दें, केसेस आप बंद कर दें। नहीं तो यही थे, यही नहीं जो रोजाना हक में फैसले। आपका मतलब है अभी इसलिए इनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है, कोई उधर लंदन में बैठा हुआ बस स्टॉप पर बैठा अखबार पढ़ रहा है, मोबाइल पर गेमें खेल रहा है, कभी उछल कूद करके उधर जा रहा है, कोई इधर बाहर तकरीरें करता है बतले हुर्रियत बन के, कोई उधर कर अच्छा, रहा है। अब ये देखें ना क्या माहौल बनाया आसिफ गफूर साहब जो बात कर रहे हैं इसकी रौ अनवार के बारे में, उधर सुने वो क्या है। और वो तो हमें याद ही है जो जरदारी साहब ने रौ अनवार साहब के बारे में कहा था। पहले सुनाए जरा ये क्या कह रहे हैं। सपोर्ट कर रही है कि जी पीटीएम बिल्कुल ठीक कर रही है, बचा तो राउंड फॉर उनका था। ऐसे नहीं होता, चीज़ों को जूम आउट करके देखें कि कैसे हो रही हैं। व्हाट यू सी डिपेंड्स फ्रॉम वेयर यू आर सीइंग इट। मेरी जगह आके देखें ना कि मुझे क्या नज़र आ रहा है, मैं तो आपकी जगह जाके देख रहा हूँ। हाँ जी, वो कह रहे हैं कि जी वो तो सपोर्ट, यानी उन्होंने इन अ वे ये पीपल्स पार्टी को कहा कि जी वो तो सपोर्ट कर रहे हैं। मगर रौ अनवार का भी उन्होंने जिक्र किया। और रौ अनवार के हवाले से जनाब आसिफ अली जरदारी साहब का एक बड़ा बयान है कि रौ क्या था, बड़ा हमारा अच्छा बच्चा था, बड़ा बहादुर बच्चा था। अगर शहीद कासी और गुलाम हुसैन, अपने से ज्यादा तो मैं किसी को मुहब्बे वतन नहीं समझता, आप अपने से ज्यादा। अगर खुदा ना खास्ता किसी मुल्क दुश्मन कुव्वत के हाथों में मैं या आप भी खेल रहे हो तो हमारा भी गर्दन जद नहीं होनी चाहिए। कोई इलाज नहीं है इसका अलावा। ये जो आप रायते देते हैं, आप ब्लैकमेल होते हैं, इनके पैसे को माफ़ करते हैं, इनकी यानी इनके नाज नखरे। आज जो ऑफिशियली सबसे पॉजिटिव बात की है इन्होंने, आज सबसे पॉजिटिव बात की उन्होंने 80s में आपके ज़ियाउल हक साहब की पॉलिसियों से डिस्कस कर रही है आज की एस्टेब्लिशमेंट। और उन्होंने उस वक्त के ये जो बूटे लगाए गए थे, मुस्लिम लीग नून बनाई गई थी और ये जो आपकी बनाई गई थी MQM बनाई गई थी, ये जो तालिबान की फंडिंग हुई थी, आज वही अजाब हमारे गले में पड़ा हुआ है। भाई वो भी सुनाइएगा। मैंने सुना तो नहीं है, ये जनाब का व्यू है, मेरा व्यू नहीं है। अब तो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट का यही व्यू है, वो यही कह रहे हैं कि ये जो मुजाहिदीन नहीं थे, ये अजाब था। ये जो फिर मुझे आप मना करते हैं कि नाम ना लिया करें, यहाँ कोकी खेल और हेरोइन का क्या खेल चल रहा था। चलो, हेरोइन नहीं बिक रही थी यहाँ पे, एक वो मेरा CIA मिलके बेच रही थी, पैसे जंग में लगा रही थी। चलो नहीं थी, आपने रोड़ा पाले है ना। नहीं, रोला नहीं पाया, मैं फैक्ट्स बता रहा हूँ, आप बताएं गलत है। नहीं, मैं कोई बात कर लूँ कि ना कर। नहीं, आप गलत करते हैं साबित, मैं कुछ और बात कर। हाँ करें। यानी जब आपकी जगह या मेरी जगह मेरा बेटा भी बैठा होगा ना तो वो पॉलिसी नहीं होगी। हर वक्त चीज़ें तब्दील होती रहती हैं, लेकिन 3 चीज़ों पर हम कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। नंबर 1 असासी नज़रिया, नंबर 2 पाकिस्तान और नंबर 3 पाकिस्तान के अवाम की फलाह, इन ऑल इनकम्पसिंग वेलफेयर ऑफ द कॉमन मैन। इस पर कतन कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। बाकी 80,000 बंदा मर गया, उसके बाद कहाँ अवाम, पाकिस्तान के अवाम, वो आपने मारा है। 8,000 हमारे फौजी शहीद हुए। इसमें ये जो बाद में जो दहशतगर्दी यहाँ पे आई, ये उसामा बिन लादेन जिसको तुर्की अल फैसल ने मिलवाया था CIA के चीफ से, देखे ना। आगे चलें, मुझे ना सुने, गफूर साहब सुनाएं जी। वो मैं आज ये पूछ रहा हूँ की बात सुन लेना कि नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को, जरदारी को ये इमरान खान गवर्नमेंट क्यों नहीं पकड़ रही? ये मुझे इसका जवाब देना, उधर ना जाए, पहले ये जवाब। आसिफ गफूर साहब की बात सुन लेते हैं, सुनाएं जी। 5 मिलियन जो पाकिस्तानी बच्चे हैं वो स्कूलों से बाहर हैं, ये दुनिया का फिर दूसरा बड़ा फिगर है। ओवर 30,000 मदरसे हैं पाकिस्तान में, 2.5 मिलियन इसमें बच्चे जो हैं वो तालीम हासिल करते हैं और ये मदरसे पूरे पाकिस्तान में फैले हुए हैं। 30,000 प्लस मदरसों में से वो मदरसे जो हमने स्कैनिंग की जो वायलेंट एक्सट्रीमिज़म की तरफ लेके जाते थे वो 100 से भी कम है। अब आप 30,000 में से इनकी तादाद देखें तो वो 0.05% भी नहीं बनती। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान का जो 30,000 मदरसे हैं वो 30,000 के 30,000 कोई दहशतगर्द या अस्करियत। जी, ये कह रहे हैं कि उसमें से 100 ऐसे हैं जिसमें हमें कोई पता नहीं है कि जनाब वो क्या बन, बाकी उनका हुस्न ज़न है, बाकी क्या बन रहा है या नहीं बन रहा। मगर बात यह है कि ये जो इनफॉर्मल सेक्टर में आपने मदरसे बनाए, इसको स्कूल बनाते, इसकी ऑफिशियल पेट्रोनेज करते, अब आपने एक अलग एक जब रियासत अपनी जिम्मेदारियों से फरार हासिल करेगी तो लोग अपने बच्चों को, उनकी तो चप्पल भी नहीं होती पाँव में, मैं क्या आपको बताऊं।
उनको तो फिर वहाँ शेल्टर मिल जाता है, चलो दीनी तालीम के साथ। ये है, ये रियासत का काम है। और पाकिस्तान में दुनिया में सबसे ज़्यादा चैरिटी दी जाती काजी साहब, अगर इसको चैनलाइज किया जाए। सबसे ज्यादा काला पैसा किधर ही है? सारी ये ना, नहीं सुन ले, रूहानी मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं बैठ के। ये नहीं, ये चैरिटी करके टैक्स दो कौम को यार, बच्चे पढ़े हमारे स्कूलों में। नहीं तो वो गवर्नमेंट का काम है। वो कहते बिलावल साहब क्या कह रहे हैं वो सुन लो जरा। जी, खान साहब ने अपना हुकूमत का एजुकेशन का पॉलिसी बयान करना है, तो वो पॉलिसी जो है वज़ीर तालीम बयान करे। अगर हुकूमत ने अपना इंटीरियर पॉलिसी इंतहा पसंदी या दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ बयानिया देना है, तो वो पॉलिसी जो है वज़ीर दाखिला को देना चाहिए। अगर हुकूमत जो है उन्होंने फ़ॉरेन पॉलिसी किसी और मुल्क के मुताबिक कुछ बात करना है, तो वो जो बयानिया है हमारा जो वज़ीर ख़ारजा है उसको देना चाहिए। खान साहब को DGISPR के थ्रू सियासी बयानिया दिलवाना, ये इदारे को मुतनाज़ा बनाएंगे और ये नहीं होना चाहिए। जहाँ अच्छा, एक मेरा सवाल है, ये बिल्कुल आपने ठीक कहा, 100% सारी पॉलिसी उधर से आनी चाहिए, मगर मेरा आपसे सवाल है, उनसे तो सवाल नहीं है। हमारे इलेक्टेड जो नुमाइंदे हैं उन्हें जो है वो बेनामी अकाउंट खुलवा के माल बनाना चाहिए। उन्हें जाके दुबई में बिल्डिंगें खरीदनी चाहिए। यहाँ पे जो पब्लिक एक्सचेकर है उसको डकैती की जाए उसकी, तो वो काम जब आप ये काम करेंगे, जब हमारे इलेक्टेड लोग जिनके पास पार्लिमान है, जिनके पास हमारा आइन है, ताकत है, जब वो दुकान खोल के बैठ जाएंगे, पंसारी दी हट्टी खोल के बैठ जाएंगे, माल बनाना शुरू कर देंगे, तो किसी इदारे को आप किसी काम से रोक नहीं सकते। अगर आप लोगों ने अपना काम ठीक किया होता, 70 से लेकर अब तक जब सब आप आए हैं, आप रोकते, ब्यूरोक्रेसी को रोकते, आप जुडिशियल पॉलिसी बनाते, आप फौज को किसी या उनको किसी एक कानून के दायरे के अंदर लेके आते, मगर आपका क्या है, कंप्रोमाइजेस किए, माल बनाए और हम देखते रह गए। कभी हमें जर्नैल जो है वो आके हुकूमत करता था, वो जूते मारता था, आप आते थे, आप हमारी जेब काटते थे। तो हुजूर, लुक टू योरसेल्फ फॉर द फॉल्ट प्लीज। काजी साहब, बुनियादी चीज़ जो है ना, वो बिलावल भुट्टो साहब को भी नोट करनी चाहिए। जब मुल्क की जोग्राफियाई सरहदों का मामला होगा, जब मुल्क की दफा का मसला होगा, जब दुश्मन की कार्रवाइयों का मसला होगा, उनके गद्दारों का मसला होगा, मुल्क दुश्मनों का होगा, तो फौज ने यहाँ की तर्जुमानी करनी है। उसमें सूबाई या मरकजी हुकूमत या वज़ीर ख़ारजा या दाखिला का सेकेंडरी रोल है, प्राइमरी रोल जो है ISPR का है, उसने मुकाबला करना है। यहाँ तो और बात है ना, जब आपकी जो सिविलियन एलीट है या जो आपके ये जो सिविलियन एलीट है, ये लड़ाई अपनी अनटचेबिलिटी की लड़ रही है कि हम अनटचेबल होना चाहते हैं, क्योंकि इस रियासत के बाज़ हिस्सों के जो लोग हैं वो अनटचेबल हैं। तो कभी जुडिशरी की तरफ इशारा करते हैं, कभी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ इशारा करते हैं। अरे भाई, उनको किसी पैरामीटर के अंदर आपने लेके आना था। अगर आप जो है वो आपके पीछे करोड़ों आवाम खड़े होते, मगर आपके पीछे तो माल खड़ा हुआ है। इनको आजकल क्यों तो मरोड़ माल होगा तो फिर आप नहीं, अब बिलावल साहब को क्या मरोड़ उठा हुआ यार? मरोड़ चोई साहब एक ही है ना कि पर्चे वापस ले लो, बस ये, और क्या है? तो केसेस खत्म कर दो। यू हैव सेड इट। और नवाज शरीफ साहब क्या कह रहे हैं? काजी साहब, यू हैव सेड इट। वो तो चले गए हैं अदालत के पास कि मुझे नवाज शरीफ साहब कि मुझे भेज दें। सवेरे यहाँ पे यलगार हो और यूं लगता है आग बरस रही होती है। बच्चों की सुन लो, इससे केड़े केड़े फ्रॉड हो रहे थे। सिंध में 3.25 लाख बच्चे हैं जो बाहर है जी, उनको जी हमने अंदर डाल दिया स्कूलों में, ठीक है। तो एक अदारा बनाया हुआ कौमी, नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट, उन्होंने क्लेम किया हुआ जी 1.25 लाख हमने दाखिल किया है। वही बच्चे हैं जो सिंध गवर्नमेंट ने दाखिल किए हुए हैं और वही इन्होंने किया है, और उनमें भी कितने हैं कि नहीं है, और पैसे दोनों ले रहे हैं और खा रहे हैं, करोड़ हर रुपया पर मंथ। इस मद में मैं मजीद तफसील भी आपको दूंगा। इन्होंने करना क्या है? इन्होंने क्या करना, मैं तो इन्होंने कुछ किया होता तो आज ये बातें ना हो रही होती। इन्होंने कुछ किया होता, हर बार इशारा इधर कर देते हैं। मैं ये गलत है आपकी। यानी बिलावल साहब किस तरह मुखालफत करते हैं? वो कहते हैं बच्चों को हमने कौमी इदारे में लाना है ताकि वो दहशत गर्दों के हाथों में ना खेले। और ये सुनो क्या है, सुनाए। इंकरेज करना चाहिए नौजवानों को, विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म को, विक्टिम्स ऑफ अप्रेशन को इंकरेज करना चाहिए कि वो मेन स्ट्रीम में आए और सियासत करें। दहशत गर्दों को हमें इंकरेज नहीं करना चाहिए। मेन स्ट्रीमिंग जो है वो विक्टिम्स के लिए होना चाहिए, दहशत गर्दों के लिए नहीं।
हाँ, लेकिन एक बात एक मैं भी अर्ज कर दूं ना, वहीं पे आपके कुर्ब में ही आज मैं वो मैगजीन पढ़ रहा था, हेरल्ड में पढ़ रहा था, उसमें वो जो अकाउंट था जैन मलिक साहब का और जनाब मुश्ताक अहमद साहब, ये मुश्ताक अहमद साहब कौन थे? पेमेंटें किस चीज़ की हो रही थी वो खोल के देखें ना, या पर्चा करें, उनको अदालत में लेके जाएं कि आपके बारे में क्या लिखा उन्होंने। मुश्ताक अहमद साहब जो आपके पीए थे, आपके वालिद साहब के, अगर आप लोगों ने ठीक काम किए होते तो हमें ना तो जूते जो है मार्शल लॉ डिक्टेटरों से पड़ते, हर रोज ना किसी और से पड़ते, और हर रोज एक नया यानी वो अकाउंट खुला और अकाउंट से पूछा भाई ये पैसे किस चीज के दे रहे हो यार, हर रोज एक गवाह पेश हो रहा है। कौन सा साहब ये जिनकी ये जो मजीद ओमनी ग्रुप को पेमेंट उससे हो रही थी, और जब उनसे पूछा गया कि जी पेमेंट किस चीज की हुई है तो उन्होंने कहा जी हम इनसे जमीन खरीद रहे थे, हालांकि वो जमीन में डील ही नहीं करते और पैसे जा रहे थे, और मुश्ताक अहमद साहब को भगा दिया गया यहां से। वो पीए थे, बकॉल दैट स्टोरी जो मैं कोट कर रहा हूं, वो पीए थे जनाब किबला आसिफ अली जरदारी साहब के, और अब आप कहते हैं कि वो दाखिला की पॉलिसी उधर से आनी चाहिए, और माशी पॉलिसी तो ठीक कर लो, पहले अपनी मैशत ठीक कर लो, उसका तो है नहीं कुछ, और उसके बाद जाहिर है फिर आप एक कदम जो है वो जाएंगे, कंप्रोमाइज करेंगे, तो फिर यही होगा जो हमारे साथ हो रहा है। इसलिए मेरे ख्याल में चीखने की जरूरत नहीं है हमें। जी चौधरी साहब, नहीं क्या चीखने की, अच्छा वो क्या था 3.5 लाख बंदे, मैं क्लैरिटी तो कर दूं कि वो ऑलरेडी स्कूलों में है, ये सिंध की बात कर रहे हैं, तो उनको दोबारा से ये बताया गया कि वो स्कूलों में दाखिल कर दिया गया है, जेड़ा कि ऑलरेडी दाखिल है, जो ऑलरेडी, और उसके 1.5 करोड़ रुपए महीने का ले रहे हैं। ये हालत है, ये काम हो रहा है। शफकत महमूद हालांकि शरीफ आदमी है, वज़ीर तालीम यार मैं ये आपकी बात मुझे बड़ी ये शरीफ आदमी है, इमरान खान बड़े 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 दयानतदार हैं, नो डाउट। यार मैंने दयानतदारी का क्या करना है, चार्ट डालना है, मुझे तो डिलीवरेंस चाहिए, मुझे तो अपने पैसे जो हैं व्हाट डज डिफरेंस, अगर नहीं हो मेरा तो बेड़ा गर्क हो गया ना चौधरी साहब, इस मुल्क की मैशत का तो बेड़ा गर्क हो गया, क्या करूं उनकी नेकी का, ये इशू है। यहाँ पे हमें इफेक्टिव सिस्टम चाहिए, और ये भी खान साहब नहीं, आज हमने 2-3 बहुत अहम स्टोरीज देनी है, ब्रेकिंग न्यूज़ है, और साथ ये बिलावल नैब को, यानी इनके अलावा ये सारों के खिलाफ क्यों मुहिम चला रहे हैं, क्या पकड़े आपने हमारे ये अकाउंट? अच्छा, तो ये सारा भी डिस्कस करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक जी। काजी साहब सवाल का जवाब दे चौधरी साहब, जितने दिनों से जिस दिन से ये इनका पहला बयान आया था जनाब बिलावल भुट्टो साहब का, तो वो एक फ्रस्ट्रेशन लगती है, इस तरह लगती है जैसे कोई वो थोड़ा सा वो गुस्से में भी है और गुस्से से ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, इस तरह की उनकी फीलिंग नहीं आती क्या? मतलब एक फ्रस्ट्रेशन नजर आ रही है। आपको पता नहीं है ना, वो खुरा तो सब उनकी तरफ चला गया है। इधर भी जो अभी मैं 2-3 स्टोरीज देने लगा हूँ आपको, अभी देनी है या वक्फे के बाद बताएं? अच्छा, एक बात उन्होंने की है, मैं इसको समझना चाहता हूं आपकी मदद से, जरा सुनाएं जरा ये खास बात उन्होंने क्या की है। धमकी दिलवाना है, धमकी दिलवा दो, जहां से आपने धमकी दिलवाना है धमकी दिलवा दो, लेकिन हम अपना असूली मौकफ से फिरने वाले नहीं। अच्छा, ये पहले मुझे बताएं कौन असूली मौकफ कौन सा है? ये हमारा असूली मौकफ है कि हमने किसको कह रहे हैं कि बलोचिस्तान की जमीनों के बदले मलीर की जमीन दे दो किसी को, ये असूली क्या मौकफ, क्या असूली मौकफ क्या है इनका, मुझे ये बताएं। ये है कि चोरी डाका जो है ना, और करप्शन जो है, और लूटमार जो बदरवानी है ना, एंड स्वाब का काम। हाँ, असूली मौकफ क्या है कि मतलब माल जो है वो दुबई जा रहा है, इधर जा रहा है, असूली मौकफ $5 लाख जा रहा है। एक आपको याद नहीं, एक MP या MN या वजीर था उनका, ये करप्शन करना हमारा राइट है। अच्छा, ये चौधरी साहब बात आपकी ठीक है, ये एज अ मैटर ऑफ राइट करते हैं, और मुझे याद आ रही है अगर हो सके तो ख्वाजा आसिफ साहब की वो तकरीर सुना दें जो असेंबली में उन्होंने की थी कि यार उन्होंने आपका एक साबिक वज़ीर आला है, बड़ा दानिश्वर है, बहुत बड़ा नेम है, उसने कहा लूट मार का पीछा बंद करे, पाकिस्तान ये है ना आइसोलेट होकर रह जाएगा। ये नहीं अंदाजा लगाओ। नहीं, एक बात तो ठीक है, क्योंकि अगर लूट मार बंद होगी तो इस तबके की ऑक्सीजन बंद हो जाएगी। ये तबका वज़ीर आला रह गया है चौधरी साहब, ये लूट मार और ये यकजान दो एक कालब है। यार मैं पूरे हकायक नहीं बताना चाहता, मर जाएंगे जिस दिन उन्होंने करप्शन करनी छोड़ दी, मर जाएंगे। फिर ताड़े पेटी भरा ने इस वास्ते तो तानू मरोड़ उठना शुरू हो जाएगा। पेटी भरा मैं नाम इसलिए नहीं ले आप नाम नहीं लेते, सब निगरान वज़ीर आला रह गया, कहता जी लूट मार का पीछा ना करें। लाओ, उसकी वजह है ना, छोड़ दें। वजह क्या? उसकी वजह यह है कि जरदारी साहब ने एक डायरेक्ट केस बंद करवाया था, वो पता नहीं किसका था, मैं भी आपको बात छोड़ देता हूँ।
जब वो जो जिस कमिश्नर के पास था इनकम टैक्स के, उसको मना कर दिया गया था कि भाई इस टैक्स एवेजन को आप परस्यू ना करें। बिलावल साहब ने क्या अनोखी बात की है, सब इस मामले में लगे हैं। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद और यानी व्हाट वाज ही ड्राइविंग एट? देखिए जी, वो ही वाज ड्राइविंग एट की पहले तो बात ये हुई कि बीच ड्राइविंग में एट एक दो सवालात आए, जिसमें एक सवाल अहम ये किया गया कि जनाब इनको आप टीवी पे क्यों नहीं आने देते और इनको अपनी बात करने का मौका दें, जिस पे मेरे ख्याल में थोड़े से पहले बिलावल साहब का सुनाएं जी। अगर आप सियासतदान हो या जज हो या जनरल हो, आपके लिए एक कानून नहीं होगा तो फिर इंसाफ कैसे होगा? अगर हमारा ये VR और प्ली बार्गेन का निज़ाम चलता रहेगा तो फिर नैब खुद एक मनी लॉन्ड्रिंग का अदारा आज भी है और कल भी होगा। डॉक्टर दिनशाह जैसे आदमी, जो अगर आप कराची को जानते हैं, इनका खानदान जो है एक कराची का पुराना खानदान है, इज्जत रखने वाला खानदान, सियासत से दूर तक कोई ताल्लुक नहीं, माइनॉरिटी से ताल्लुक रखने वाला, उनको भी घसीट रहे हो, तशद्दुद कर रहे हो, ये निज़ाम नहीं चलेगा ऐसे। शर्जील मेमन आज सियासी इंतकाम के अलावा जेल में क्यों है? 2 साल से जेल में है, कोई कन्विक्शन नहीं। जहां आप सिंध का आगा सिराज दुरानी के लिए एसेट्स की बियॉन्ड मीन्स जैसे झूठा केस पे जाके इस्लामाबाद में अरेस्ट करते हो, लेकिन जो PTI में है, जिन पे एसेट बियॉन्ड की मीन्स के केस है, जिन पे BRT के केस है, जिन पे बेगंटीन सुमानी का भी आप केस है, उनको आप छोड़ते हैं, उनके खिलाफ आप कुछ नहीं करता। नैब को जवाब देना पड़ेगा। देखिए चौधरी साहब, एक बात तो तय है, मैंने एक शो में मैंने पहले बात भी की थी और अब भी करता हूँ। एज अ जर्नलिस्ट मैं अपनी बात करता हूँ, किसी की बात नहीं करता। जिस दिन मैं एज अ जर्नलिस्ट लिफाफा पकड़ लेता हूँ तो इसका मतलब है कि मैं जर्नलिस्ट नहीं हूँ, मैं कमीशन एजेंट बन गया हूँ और मैं कमीशन एजेंट के दीगर ज़बानों में तर्जमे नहीं करना चाहता। उसका क्या मतलब है? इसी तरीके से किसी सीट और पोस्ट पर बैठा हुआ आदमी, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे वो जज हो, जर्नैल हो, वो कोई आदमी हो, उसकी आइडेंटिटी उस में तब्दील हो जाती है और मैं उस आइडेंटिटी को कुछ नहीं और कहना चाहता। अगर तो आप अपनी दयानतदारी से काम कर रहे थे और आप इस आइन में सबसे पावरफुल इलेक्टेड पार्लियामेंट है जिसने हर बंदे को पकड़ना है, जिसने 2 नंबरी की है, अगर वहीं पे वारदात शुरू हो जाएगी तो बाकी क्या करेंगे? मैं यही कर रहा हूं। दिनशाह ने क्या किया में जो लूट मचाया हुआ है, और देखो ये नैब को कोई यानी उनको कोई किसी कुत्ते ने काटा है कि वो रात को पकड़े किसी बंदे को? जब उनके पास डॉक्यूमेंटों के अंबार आ गए हैं, अरबों रुपया यहाँ से लूटा गया, बाहर गया, वहां से इधर आ रहा है, उधर जा रहा है, तो फिर वो पकड़ते हैं किसी को और वहां गंदम जो है, गंदम निकाल के बेच दी है और वो रेत और मिट्टी डाल दी है। ये हो रहा है। तो बिलियंस ऑफ रुपीस की गंदम थी वहां पे। हाँ जी, 2 बिलियन का कितना बिलियन। अच्छा, और यहाँ भी यही हो रहा है। आपको बड़ा यानी खुशी होगी सुन के कि यहाँ जो 9 महीने पैसे लेके कमिश्नर, सेक्रेटरी, ये वो, मैं आज किसी का नाम नहीं लूँगा क्योंकि लगता है कि मैं शायद किसी के ख़ास बंदे के खिलाफ मुहिम चला रहा हूँ। 3 अरब रुपए से ज़्यादा लूटा गया है। 3 अरब किस में? पोस्टिंग ट्रांसफर्स में। किसी को कमिश्नर लगवाया, उससे इतने ले लिया, किसी को सेक्रेटरी हटवाया, उसको ले लिया। कभी ये ल्यूक्रेटिव जिन कामों पर क्या करते हैं, मैं आपको बताऊं इनका आर्गुमेंट क्या होता है। हम कहते हैं जी फलाना बंदा पकड़ा गया, तो कहते हैं हाँ लेकिन आपने देखो ना परवेज खटक साहब को नहीं पकड़ा, आपने फलाना बंदे को नहीं पकड़ा। और वो जी ठीक बात है, मैं ये ठीक कहता हूं, हमने तो नहीं रोका। नहीं, हम नहीं रोका। वो अच्छा आर्गुमेंट क्या है? अगर केस है तो पकड़े। अगर हमारे अंदर कोई करप्ट है तो आप भी तो करप्ट है, लिहाजा एक करप्ट जमा दूसरा करप्ट बराबर है 0। यही मुस्लिम लीग नून का बयानिया था। अरे भाई आप वो सुनाए जरा, हमजा शहबाज साहब क्या कहते थे? करप्शन होती है, ये की जाती है, ये हमें ये नहीं कहा कि हम करते हैं, की जाती है। सुन लो, मैनू अल्लाह ताला माफ फरमाए, इस तो पहले काजी साहब पूरी रुए ज़मीन पर मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं देखा। मैं हैरान रह गया कि हमजा शहबाज से कहा गया कि आपका ये जो घर है 96H आपकी वालदा साहबा के नाम पर है, नुसरत बीबी के नाम पर, शहबाज शरीफ साहब की जो पहली वाइफ है। तो इसके बारे में और आपकी वालदा के लिए इतनी आई हैं, टीटियाँ आई हैं, इनके ऊपर आप कोई अच्छा, ये आज क्या या बात तो थोड़े खबर दे रहा हूँ। हाँ, क्या बताएं? यानी बहुत एक्सक्लूसिव चीज़ है जो बहुत कम लोगों को पता। क्या खबर है? यानी जब इन्वेस्टिगेशन वाले इनको क्वेश्चन किया कि ये घर और ये जो टीटियाँ आई हैं अरबों रुपए की आपकी वालदा के नाम पर, आप इसके बारे में कोई मौक़िफ़ दे। ये किससे पूछा?
हमजा शहबाज। अच्छा, वो क्या अगर मैंने कानों से ना देखा, सुना और आंखों से ना देखी वो वीडियो, मैं कभी ना यकीन करता। अच्छा, फिर तो उन्होंने वीडियो में ये फरमा रहे हमजा शहबाज कि जी मैं यहाँ जो है ना ऐसे सर पर हाथ रखे बांध केयरफ्री जी, और कह रहे हैं कि वो भाई आप हमजा शहबाज के बारे में जो सवाल करना करें, मेरी वालदा के मतलब जो चीज़ है या मेरे वालिद की है या भाई की है या फलां की है, उनको पूछे। ये कह रहे हैं, खुद कह दिया। इससे पहले हम कहते हैं कि माँ बाप मर ना जाएं, कि यानी कि जो ऐसे बच्चे जब पैदा हों कि जो कहें कि नहीं जाके मेरी माँ को पढ़ ले आओ, मतलब यही सी कि मुझसे ना पूछो। मैं आपको जो कसम कहते हैं मैं खाता। अच्छा, ये बताएं, मैंने खुद आयशा आहद की तस्वीर भी चल रही है। हाँ, क्या वो क्योंकि इनको क्यों बुला लिया उन्होंने? आयशा आहद का एक मजलूम खातून है, माफ़ कर, जो जुल्म ज़्यादतियाँ इनके साथ हुई, इनके साथ शरई निकाह हुआ, इन्होंने कुरान पर मुझे हलफ दिया। जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार अल्लाह ताला उनको खुश रखे, जो उनकी अदालत में ये पेश हुई, इनके हमजा शहबाज भी पेश हुए, वो ही यानी जैसे हर चीज़ में वो कहता है वालदा से पूछो, तो इन्होंने कहा कि जी मेरे साथ इन्होंने शरई निकाह। तो उन्होंने कोई आपके कोई ऐसा है बंदा जिसके इल्म में ये बात, वो चौधरी गुलाम हुसैन एक है। उनका चीफ जस्टिस पूछा कौन चौधरी गुलाम? उन्होंने कहा जी वो बिजनेस प्लस पर थे। अच्छा, वो आजकल तो कहीं और हैं। तो उनको क्या पता है? उनको जी मैंने कुरान पर हलफ दे के बताया था। नहीं, इनके पास निकाहनामा नहीं है? नहीं, शरई निकाह था, दो गवाह ये अपने दिए थे। अच्छा, तो भाई आपको जब हम मुसलमान हैं, कोई कुरान पर हलफ दे दे, उस पर हमारे पास तो कोई इख्तियार नहीं रहता जी, बाकी तो उसकी जिम्मेदारी है ना, हम तो उस अपनी बात। नया बात क्यों बुला रही है इनको? और बुला ली, सुन ले, हम जहाँ भी गए दास्तान छोड़ा है। अच्छा, इनके वालिद मरहूम जो आहद मलिक साहब, हाँ, मेरी सलामती उनसे, वो मॉडल टाउन में एक बी ब्लॉक में, पूरा मुझे पता है, अब सामने पड़ा है, एक बहुत बड़ा प्लॉट था वहाँ उनके नाम पर। अच्छा, आहद मलिक जो आयशा मलिक के वालिद साहब थे, मरहूम थे, और यूसुफ के वालिद। वो 75 करोड़ का प्लॉट जो है ये इन्होंने हथिया लिया घपला करके, और पूरा शरीफ ख़ानदान जो है ये बेच के खा गया है। आयशा मलिक को हमजा के सिलसिले में नहीं बुलाया जा रहा, उसको बुलाया जा रहा है कि भाई ये प्रॉपर्टी आप लोगों ने बेची है या दहेज में आपको मिली थी, तो हमजा साहब बेच के हैं, ये सारा ख़ानदान क्यों बेच के खा गया? 75 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी, यानी प्रॉपर्टी इनकी थी और बेच के वो खा गए। तो इनके नाम इसलिए बुलाया। ये 2014-15 का वाक़या। वो वालिद इनका 2013 में फौत हुआ है। कौन सा घपला यार बताए। और इनका एक टावर भी तो था, उसको भी बड़ा उन्होंने बर्बाद किया। वो तो वैसे ही रुका रखा ना, वो हमें क्या, लेकिन बड़ी मजलूमियत है, बड़ी इनकी बेटी, मैं नहीं अब बताना नहीं चाहता यार, हम भी यानी क्या करें। तो ये 75 करोड़ की थोड़ी वजाहत तो कर देना कि प्लाट इनका था, बेच उन्होंने दिया, इनको वालिद साहब की तरफ से इनहेरिट हुआ था? नहीं, पर कागज बना लिया ना कि भैया हमें बेच गया और आगे बेच दिया, बेच खाया। यानी ये एक और केस बन रहा है कि देयर इज अनदर केस इन द ऑफिंग। यस, अच्छा, केसों की तो कोई कमी तो नहीं। इस सिलसिले में जा रही हैं जी। लेकिन एक बात वैसे मैं चाहूँगा, उस वक्त हम चीफ जस्टिस साहब को चाहिए था कि उस वक्त इस बात को ना वो साफ कर जाते, उसको बिल्कुल खुफिया रखा, और साथ ही उन्होंने कह दिया जी कि मीडिया इस पर बात ही नहीं कर सकता। तो मुमकिन है इस मजबूर या एक अगर आप कहते हैं कि वो इस तरीके से उनके साथ ज्यादती हुई है तो उसका कोई उपाय हो जाता है? मैं आपको बता रहा हूँ यार, टॉर्चर किया, पुलिस गर्दी की गई, जुल्म ज्यादती की गई, पर इनका यही वतीरा है जी। वो चीफ जस्टिस ने तो कहा यार मिट्टी पाओ, किसी की बच्ची है ये, अगर यानी वो उससे फिर मान गया ना हमजा कि मेरी वाइफ है, ही एक्सेप्टेड। जब उन्होंने कहा ना हाँ चीफ जस्टिस का बुलाता हूँ मैं, चौधरी गुलाम हुसैन को बुला लेते हैं, यहाँ अभी फ़ोन कराता हूँ, फिर भाग गया, फिर कहता हाँ जी हाँ मेरी बीवी है, वहाँ मान गए और आप फिर दोबारा नहीं मान रहे। पता नहीं अब ये फिर मेरे ख्याल में वो उधर वीकनेस थी उस डिसीजन में। अच्छा, अब ये देखते हैं कि अब जनाब बिलावल भुट्टो साहब, नाज़रीन देखें क्या कह रहे हैं नैब के बारे में, फिर इस पे आगे बात करते हैं। जैसे सदर ज़रदारी ने आज कहा कि या नैब चलेगा या मईशत चलेगा। आपको याद होगा कि एक वज़ीर आज़म जुनेजो था, उसने कहा था कि मार्शल लॉ और जमहूरियत साथ साथ नहीं चल सकती। इसी तरीके से नैब का काला कानून और हमारा मईशत नहीं चल सकते। अगर काला कानून होगा, आमिर का कानून होगा, इंसाफ का कानून नहीं होगा। और हम सब जानते हैं कि मुशर्रफ ने ये इदारा बनाया पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए, सियासी इंतकाम के लिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पैरासाइट्स ग्रुप बनाने के लिए।
नून लीग के लोगों को तोड़ने के लिए। ये तो ऑन द रिकॉर्ड है, ये तारीख जी, ये तो कहते हैं ऑन द रिकॉर्ड है, लेकिन बात ये है कि अच्छा वो बहुत बड़ी खबर ले लें, 56 अरब का जो घपला किया हुआ है ना सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में लाहौर में, और प्राइम प्रिंसिपल अक्यूज जो है, बड़ा मुल्ज़म जो है वो शहबाज शरीफ है। उसमें 3 मुल्ज़म जो है आज पकड़े गए, 3 बंदे पकड़े गए हैं और 2 का पीछा हो रहा है। और ये इतना बड़ा घपला है कि 1.25 अरब रुपए में जो काम हो रहा था ये 17 अरब पर ईयर ले गए थे। कितना? 17 बिलियन। अच्छा, और बाकी भी तफसीलात देंगे ब्रेक। हम तफसीलात हैं 2-3 और भी आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक जी काजी साहब। जी चौधरी साहब, अच्छा ये 3 मुलाजम थे इन 56 जी मुलाजम है, उधर कंसल्टेंट बने हुए थे पिंडी के लिए। नहीं, पहले ये तरीके से समझा। यहाँ पहले मुलाजमत कर रहे थे लाहौर में, कर रहे हैं वेस्ट मैनेजमेंट में जी, किसमें, और साथ ही कंसल्टेंसी फराम कर रहे थे पिंडी वेस्ट मैनेजमेंट। उधर से अलग पैसे ले रहे थे, इधर से अलग पैसे। ये नहीं पता, ये तो तफसील पता है ना। अभी 3 कंसल्टेंसी पकड़े गए, वो 2 का जो पीछा किया जा रहा है। मेन मुल्ज़म शहबाज शरीफ है और 56 अरब रुपया की लूट मार हुई है 2 कंपनियों के साथ मिलके, औज पाक एक और एक बराक। और ये इतना बड़ा घपला है जो पहले भी हम जिक्र किया है, लेकिन आज उसमें पेशरफ्त जो है हो गई, मजीद पेशरफ्त हुई है। मगर ये तो यानी पहले जिन्होंने डाके और चोरियां की हैं उन्होंने तो आपने चौराहों पर फांसियां लगा दी हैं। अब जो एक ईमानदार पॉलिटिशियन आ गया ऊपर, उसको सजा दिलवा। क्या बातें करते हो तुम, तो 200 बंदे इकट्ठे नहीं कर सके। और नवाज शरीफ कहाँ है आजकल? 2 महीने से जेल से बाहर है, ना कोई बयान। मरियम नवाज कहाँ है और आप कहाँ हैं? आपने जो गोल खिलाए हुए हैं वहां नारोवाल से लेकर पूरे मुल्क में, उसका भी जवाब दें। कोई ऐसा केस का क्या बना? कोई बंदा ऐसा नहीं है जो इनका लूटमार में शामिल नहीं। और ऐसे हुर्रियत बांध के बयान दे रहे होते हैं। नालायकी और नाहली तो इमरान खान के लोगों की है कि वो एक यानी केस भी सही तरह प्लेन नहीं कर सकते। लेकिन ये तो बताए ना, इमरान खान साहब भागते हैं नहीं भागते? आप बिल्कुल ना भागने दे, हमने कोई रोका है? ये रातों को इमरान खान, ये जो मुज़ाकरात कर रही है ना, ये तहमीना दुरानी जो शहबाज शरीफ की तीसरी वाइफ है ना, मुझे ये लगता है कि वो कर रही है। उसने इमरान खान तीसरी वाइफ है उनकी ये? अच्छा, तीसरी जो हमें तो पता है। तीसरी है, चले ठीक है। और इसके पीछे नवाज लीग की जो मियाँ नवाज शरीफ हैं, इनकी वालदा साहबा की आशीर्वाद हासिल है, और दूसरे बहन भाइयों की भी और उनकी फैमिलीज़ की भी। जैसे इनके करतूत है, उन्होंने कहा भाई इस तरह तो 100 साल का क्या हम जेलों में रहेंगे। अच्छा, आप फिर चोचा छोड़ दिया उधर। अच्छा, ये उधर अदालत लगी है ना, मारवी मेमन ने भी तो एक धमकी दे दी है। नहीं, उधर अदालत लगी है ना, अदालत लगी है ना। किस जगह? तो अब फिर यार अब बेल लगी हुई है ना। हाँ जी, बेल लगी। अब हमें लंदन जाना है, साथ ही छोटा छोड़ दिया। थोड़ा सा इधर भी तो दे दें टाइम। नहीं, जाते जाते इधर भी तो टाइम दे दें। ये कल से मुकम्मल कर लो। पीटीआई जहांगीर तरीन साहब से बच जाएगी यार। $10 बिलियन जो है वो दे देते हैं, कौन मामला कर ले। यानी जब कोई वहाँ इनको बेल शेल लेनी होती है ना, तो खुफिया मुज़ाकरा शुरू कर देते हैं कि इतना पैसा ले लो, उतना ले लो, ये वो रहते मिल जाए, ताकि गवर्नमेंट ज़रा नरम करे, नैब भी नरम हो। इस तरह काम नहीं चलना। आपको अपने आपको एक ट्वीट दिखाता हूँ मारवी मेमन साहबा का, ये ज़रा ब्लो अप करें यार, ज़रा हमें देख सकें इसको। क्या है ये मारवी मेमन साहबा कह रही हैं कि अगर मैंने कुछ मुंह खोल दिया तो इसका क्या बनेगा। ये वो बेचारे पहले ही भागते फिरते हैं, वो जो इसहाकदार साहब हैं लंदन में छुपते फिरते हैं। तो ये भी अब क्या कह रही हैं चौधरी साहब? ये इनकी अभी इनकी है, अभी निकाह है इनका या ख़त्म हो चुका है? क्या खबर है आपके? मतलब को बयान दे या डार साहब दें या ये खुद दे तो फिर नहीं, उन्होंने तो कहा है ना। उन्होंने ये पाकिस्तान आ गई हैं, बाहर गई हुई थी। अच्छा, तो अगर वो बयान देंगी तो हमारा शो तो हाजिर है। कोई मैं समझता मजलूम खतून है बस। और चौधरी साहब वैसे मैं एक आपको बात बताऊं, हम मजलूम लोग भी जो है ना, हमें सिर्फ वजीर ख़जाना ही अच्छे लगते हैं। हाँ, जहाँ जिधर होता है ना कोई ताकत होती है, जिधर कोई और सामान, उधर जाके बाद में जब जाहिर है उन्होंने यही करना होता है, क्योंकि एक बीवी पहले है, इसका क्या करेंगे वो। बाद में हम कहते हैं जी हम तो बड़े मजलूम हैं। तो मजलूम इसलिए मेरे ख्याल में इट इज़ टू वे।
ये दो वे ही है, एक वे वन वे नहीं है। काजी साहब, हमें तहिया कर लेना चाहिए, लाइन खींचनी पड़ेगी, ये होगा और ये नहीं होगा। ये जो लूट मार कर रहा वो पकड़ा जाएगा और जो नहीं कर रहा वो काम साहब करेगा। मैं उस दिन को देखने के लिए तरस गया हूं और अपना जो आ गया हूं, लूट मार करने वाले कब पकड़े जाएंगे, ये तो आपकी कोर्ट ने कुछ डिसीजन दे दिए, वरना इनको तो कोई हाथ नहीं लगा सकता था। आज भी ये जाके नैब में बैठते हैं और आपने खुद मुझे बताया कि वो क्या कह रहे थे नैब में बैठ के, जो डीजी नैब से, ये है हालत। और अभी तो इनका बस चले तो इनको तायात बेल मिल जाए। चाहिए सब छोड़ें, इस तरह मामला नहीं है हो रहा। अब तहरीक इंसाफ को देख लें, इनको पावर मिल गई, लोगों ने इनको सपोर्ट भी कर दी। यहाँ पे जनाब गवर्नर साहब बैठे हुए हैं, वो लड़ रहे हैं किबला जहांगीर तरीन साहब, ये पेट्रोल की 14 रुपए। दिस आई डोंट लाइक, आप बात मुकम्मल सब मैं आपसे बता रहा हूँ कौन सी महंगाई सैलाब आ रहा है, कम नहीं हो रहा। तो मैं और क्या कह रहा हूँ। हाँ जी। नंबर 2, जो नहल और नलायक और सफारशी और लूटमार करने वाले लोग हैं, इनको दफा करें, निकालें। और तीसरा बहुत अहम है कि इन्हें जो चोर डाकू हैं उनको अपने अंजाम तक। ये कल हम स्टोरी देंगे, टाइम क्योंकि खत्म हो रहा है। ये कल जो इन्होंने ये मंजर पेश किया कराची में, जलसे में आपस में लड़ रहे हैं और कब्जे, और ये आपस में खींचातानी हो रही है। पंजाब में अगर देखें तो ये आपस में लड़ रहे हैं। पेट्रोल जो है अब मीशत चुप करके इन्होंने जो है वो दे दी है, किबला हफीज़ शेख साहब को दे दी है, वही करेंगे, प्राइवेटाइज भी वही करेंगे। और 14 रुपये 37 पैसे बिजली इसकी कीमत में, और कोई 20-25 इदारे बेचने हैं इन्होंने। अब सर वही होगा जो आलमी मालियाती इदारे चाहेंगे और जनाब हमारे जो बाहर से इम्पोर्टेड वज़ीर ख़जाना है वही करेंगे। बहरहाल ये हमारा आज का शो था नाज़रीन, कल फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।